अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं यूवी रिएक्शन। तो दोस्तों आज आपका मैं रिएक्शन करने जा रहा है हमारे ध्रुव राठी जो से हैं इनकी एक पुरानी वीडियो के ऊपर, जिसका टाइटल मुझे देख के काफ़ी मज़े का लगा। तो मैंने कहा चले मैं इसके ऊपर रिएक्शन बनाता हूँ और आप लोगों का ओपिनियन जानता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगती है। तो ये है इज़ अखंड भारत पॉसिबल। उसके बाद है सरदार पटेल ध्रुव राठी। लेट्स सी ध्रुव राठी जो से हैं वो क्या सोचते हैं अखंड भारत के बारे में। तो चलें आए इस वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद करेंगे एज यूजुअल बातें। और इस वीडियो को ऊपर जाने से पहले अगर आपने अभी तक अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देन हम स्टार्ट करेंगे आज के इस रिएक्शन को। तो चलें जी, लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत यानी अनडिवाइडेड इंडिया, बहुत से लोग इसकी बात करते हैं। कुछ लोगों का ये एक सपना भी है, लेकिन रियलिस्टिकली बात करें तो क्या ये पॉसिबल भी है? अगर हाँ तो किस तरीके से, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कुछ लोग फादर ऑफ अखंड भारत कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वीपी मेनन के साथ मिलकर 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट किया, जिससे आज का भारत बना। लेकिन अखंड भारत का मतलब आज से भी ज्यादा बड़ा भारत है, जिसकी बाउंड्रीज आज की इंडिया की बाउंड्रीज से ज्यादा बाहर निकलती है। लेकिन एग्जैक्टली क्या है अखंड भारत की डेफिनेशन, क्या है इसका नक्शा, वो डिपेंड करता है जिससे आप पूछोगे। कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब है आज का इंडिया प्लस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि इंडिया का ऑफिशियल मैप दर्शाता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए अखंड भारत का मतलब है 1947 के पार्टीशन से पहले का भारत, यानी इंडिया प्लस आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर अखंड भारत को बनाएंगे। तीसरा, कुछ लोगों के लिए अखंड भारत की बाउंड्रीज में अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज भी इंक्लूडेड है। और चौथा, कुछ लोगों के लिए अखंड भारत की बाउंड्रीज हैं अफगानिस्तान से लेकर ना सिर्फ तिब्बत तक बल्कि थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया और इंक्लूडिंग इंडोनेशिया तक। सुनने में अनरियलिस्टिक लगता है, लेकिन मैं इस वीडियो में कहना चाहूंगा दोस्तों, ये ना सिर्फ पॉसिबल है बल्कि मैं इसे सपोर्ट भी करता हूं। जाहिर सी बात है आपके मन में सवाल उठेगा कि कैसे पॉसिबल है और मैं क्यों सपोर्ट करता हूं इससे। क्यों का जवाब तो बड़ा सिंपल है, क्योंकि अगर ये सारे देश यूनाइटेड रहेंगे एक कंट्री की तरह तो इन सब में भारी स्केल पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। हर देश आत्मनिर्भर होने के बारे में नहीं सोचेगा, हर देश जिस चीज़ में अच्छा है उसमें स्पेशलाइज करेगा और इन सारी कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड होगी, कोई इंपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं, कोई कस्टम्स नहीं। इससे हर देश की इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा आसानी से हो पाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा इन देशों के बीच में दुश्मनी खत्म हो जाएगी, तो मिलिट्री पर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, वहां पर पैसा बचेगा जिसको स्पेंड किया जा सकता है ज़्यादा काम की चीज़ों में, एजुकेशन, हेल्थ केयर जैसी चीज़ों में। साथ ही साथ बॉर्डर्स नहीं होंगे, तो आप छुट्टी मनाने लाहौर से लेकर इंडोनेशिया तक जा सकते हैं बिना पासपोर्ट और वीजा की चिंता के। तो फायदे तो कई सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि कैसे पॉसिबल है ये करना। अब जो लोग आमतौर पर अखंड भारत की बात करते हुए दिखते हैं आपको सोशल मीडिया पर, वो बड़े अनक्रिएटिव लोग हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही सोल्यूशन होता है, इंडिया सुपर पावर बनेगा, जंग पर जाएगा पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, उन्हें जंग में हराएगा और कब्जा कर लेगा उनकी जमीन पर, और ऐसे बनेगा हमारा अखंड भारत। लेकिन थोड़ा सा आप सोचकर देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये सोल्यूशन ना सिर्फ अनएथिकल है, इनह्यूमेन है, इंसानियत के अगेंस्ट है, बल्कि स्टूपिड भी है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि पहली चीज तो आप किसी की जमीन पर कब्जा करोगे, उन लोगों को बंदी बनाओगे, उन लोगों पे अपनी विल थोपोगे, ये अनएथिकल चीज है। इंसानियत के अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि किसी भी तरह की जंग होगी तो हजारों लाखों लोगों की मौत होगी, इसमें लोग अपनी जान खोएंगे। और स्टूपिड इसलिए है क्योंकि इतिहास गवाह है, राजा महाराजाओं ने करने की कोशिश की है हजारों सालों से, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई भी सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आपके लिए एक देश के मायने क्या है। जब मैं कंट्री शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? 2 सेकंड तक जरा सोच कर देखिए। जब मैं कहता हूं कि आप अपने देश के बारे में सोचें तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? क्या आपके दिमाग में जमीन आ रही है, फॉरेस्ट आ रहे हैं, पहाड़ आ रहे हैं, देश के खेत आ रहे हैं, या फिर आपके दिमाग में देश के लोग आ रहे हैं, देशवासी आ रहे हैं? बड़े शर्म की बात होगी अगर आप एक देश को इमेजिन कर रहे हैं बिना देशवासियों के, क्योंकि जब आप अपने घर के बारे में सोचते हैं तो बिना अपने घर वालों के सोचते हैं कि आपके लिए आपके घर के मायने क्या हैं बिना अपने घर वालों के? बिना घर वालों के घर एक सिर्फ बिल्डिंग है और किसी भी बिल्डिंग से उसे रिप्लेस किया जा सकता है। जब हमारी आर्मी हमारे देश को प्रोटेक्ट करती है उसका मतलब क्या है? वो हमारे देश के लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। टेरिटरी इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जमीन इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इसी रीजन से दोस्तों अखंड भारत का मतलब ना सिर्फ अनडिवाइडेड टेरिटरी है बल्कि अनडिवाइडेड लोग भी हैं, अनडिवाइडेड देशवासी।
आज के दिन जैसा आप अपने पड़ोसी को ट्रीट करते हो वैसे ही आपको एक पाकिस्तानी, एक बांग्लादेशी, एक मलेशियन और एक इंडोनेशियन को भी ट्रीट करना पड़ेगा। जितने राइट्स आज के दिन हर देशवासी को मिलते हैं उतने ही राइट्स आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडोनेशियन, मलेशियन को भी मिलेंगे। इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि कभी भी आप किसी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या मलेशियन से उनके डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं छीन सकते। तो सही मायनों में अखंड भारत तभी बन सकता है जब इन सारे देशों में कम से कम एक मेजॉरिटी एग्री करे कि हम अखंड भारत का पार्ट बनना चाहते हैं। ये करने के लिए पहली स्टेप होगी इंडिया और पाकिस्तान को रीयूनाइट करना। एक एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस काटजू, शायद आपने ऑलरेडी नाम सुना हो। इन्होंने 2012 में एक इंडियन रीयूनिफिकेशन एसोसिएशन बनाई थी जिसका एम एग्जैक्टली यही है। इन्होंने कहा है कि ये रीयूनाइट करना चाहते हैं आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया को अंडर कॉमन सेक्युलर गवर्नमेंट फॉर ऑल पीपल। इन्होंने कहा है कि ब्रिटिश ने अपने टाइम पर लोगों में बंटवारा किया, लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, जिसकी वजह से ये पार्टीशन हुआ। ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहली बार ऐसा कुछ सजेस्ट किया गया हो दोस्तों। अगर दो जर्मनी, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी रीयूनाइट हो सकते हैं, अगर दो वियतनाम रीयूनाइट हो सकते हैं एक वियतनाम में, तो इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं रीयूनाइट हो सकते? और ऐसा भी नहीं है कि हमें एक ही सरकार बनाने की ज़रूरत है जैसा जस्टिस काटजू सजेस्ट करते हैं। ये चीज़ 3 देश 3 सरकारों के साथ भी पॉसिबल है। अगर ऐसा हुआ तो ये यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन के मॉडल पे काम कर सकता है। यानी हर देश की अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, एग्जिस्ट करेगी, लेकिन उसके ऊपर एक और सरकार बनाई जाएगी जहां पर सारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स कॉमनली बैठकर एक सरकार बनाएंगी। यूरोपियन यूनियन में क्या है कि आज के दिन फ्रेंच पार्लियामेंट, जर्मन पार्लियामेंट और इटालियन पार्लियामेंट आज भी वैसे ही एग्जिस्ट करता है जैसे यूनियन के बनने से पहले करता था। लेकिन आज जब यूनियन बनाया गया है तो एक यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट और एक्स्ट्रा इनके ऊपर ऐड हो गया है। और इस यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की कैसे इलेक्शंस होती हैं? अलग से इलेक्शंस होती हैं जो कि हर देश में करवाई जाती है। यानी जनता यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के मेंबर्स को सिलेक्ट करती है और अलग से इलेक्शन में अपने जर्मन पार्लियामेंट, फ्रेंच पार्लियामेंट के मेंबर्स को सिलेक्ट करती है। तो इनका यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट एक हाउस बन जाता है और दूसरा हाउस इनका बनता है काउंसिल से, जहां पर जर्मन सरकार, फ्रेंच सरकार और इटालियन सरकार के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट्स एक साथ बैठते हैं, काउंसिल को बनाते हैं। तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन के लेवल पे एक तरह से 2 हाउसेज हो गए। जैसे इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा होते हैं, वैसे ही यूरोपियन यूनियन के लेवल पे 2 हाउसेज हो गए। सेम चीज़ करी जा सकती है एशियन यूनियन के साथ। आप अखंड भारत को एशियन यूनियन भी नाम दे सकते हो, जहां पर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश भी एक एशियन पार्लियामेंट बनाए और सिमिलर लेवल पे काम करे। और ये चीज़ ना सिर्फ यूरोप में है बल्कि अफ्रीका में भी एग्जिस्ट करती है। एक अफ्रीकन यूनियन एग्जिस्ट करता है। हालांकि अफ्रीकन यूनियन इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड नहीं है एक दूसरे से जितना यूरोपियन यूनियन है। मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ में बॉर्डर्स अभी भी हैं, यूरोपियन यूनियन में कोई बॉर्डर्स नहीं है। आप बॉर्डर पे क्रॉस कर सकते हो बिना वीज़ा, पासपोर्ट के। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी की बात यह है दोस्तों कि आज के दिन जो लोग सबसे ज़्यादा बात करते हैं अखंड भारत के बारे में, वही लोग सबसे बड़ी दरार बन के खड़े हैं अखंड भारत के बीच में। कौन है ये लोग? ये लोग हैं हमारे कुछ नेताओं की तरह जो कहते हैं कि लड़कियां इस तरह की जीन्स नहीं पहन सकती, अगर ये लड़का लड़की हिंदू मुस्लिम है, अलग धर्म के हैं, तो एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, हम ये करना उनके लिए और मुश्किल कर देंगे। कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कहते हैं कि 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ेंगे। 15 करोड़ है मगर याद रख लेना ये बात। कोई ऐसा सो कॉल्ड प्रीस्ट है हमारे देश में जो कहता है कि हमारे पुराने प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम एक जिहादी थे। हमारा ये गोदी मीडिया है और कुछ पार्टी के आईटी सेल हैं जो दिन भर भड़काऊ हेडलाइंस चलाते हैं और हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का काम करते हैं। अरे मतलब कुछ नेता ही हैं हमारे जो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान अलग संस्कृति है, एक देश में नहीं रह सकते। हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। 2 संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। और जब 2 संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभव ही है, अवश्य होना चाहिए। मतलब अपने देश में ही अभी जो एग्जिस्टिंग भारत है उसी में ही तुम दूसरों की बिलीफ्स एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे, टॉलरेंस नहीं सीखोगे, तो तुम अखंड भारत बनाओगे। अब भारत के इतिहास में भी ऐसे लोग थे जैसे कि सावरकर और गोलवलकर जो अखंड भारत की बात तो करते थे लेकिन अखंड हिंदू राष्ट्र के सेंस। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी ये मैंने आपको हिटलर वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी ये फाउंडेशनली ही ऊंच नीच पर आधारित है कि यहाँ पर हम प्योर ब्लड के लोग हैं, यहाँ पर सब ह्यूमन कैटेगरी के लोग हैं जो हमसे नीचे हैं। आपको ये नाना पाटेकर की फिल्म का ये डायलॉग याद है? वैसे ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून, बता इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा?
बता, साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? अब ये जो हिटलर, सावरकर और रहमत अली जैसे लोगों की विचारधारा थी, इसमें खून से फर्क पड़ता है। इन लोगों के लिए कुछ खून बड़ा प्योर था, कुछ खून बड़ा इम्प्योर था, कुछ खून बड़ा सच्चा था, कुछ खून बड़ा झूठा था। वैसे ये जो हिंदू राष्ट्र का टॉपिक है, ये अपने आप में ही बड़ा इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड टॉपिक है। आप कहते हो तो इस पर मैं अपना एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बता सकते हो आप। लेकिन जैसे ये अखंड हिंदू राष्ट्र का आइडिया था, ऐसी ही एक सिमिलर आइडियोलॉजी और आइडिया पाकिस्तान में भी था अखंड मुस्लिम राष्ट्र का। इसे नाम दिया जाता है गज़वा-ए हिंद, जो कि कुछ इस्लामिक टेररिस्ट प्रपोज करते हैं, जो चाहते हैं कि इंडिया की टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर ले और वहाँ पर भी एक मुस्लिम राष्ट्र एस्टैब्लिश कर लें। एक्चुअली हिंदू राष्ट्र शब्द की जगह मुझे हिंदुत्व राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन जो लोग सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर, वो एक्चुअली में हिंदुत्व राष्ट्र की डिमांड कर रहे होते हैं। और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, हिंदुइज्म और हिंदुत्व में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हिंदुइज्म वसुदेव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है, सारी दुनिया एक समान है। अगर किसी की सोच आपसे नहीं मिलती तो उसे एक्सेप्ट किया जाता है और टॉलरेंस को प्रमोट किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुत्व में यहाँ पर एक दुश्मन क्रिएट किया जाता है, और अगर किसी की सोच आपसे नहीं मिलती तो ज़बरदस्ती आप अपनी सोच उन पर थोपते हो। आपके जैसे कपड़े पहने वो, आपके जैसा खाना खाए वो, आपका जो कल्चर है, बिहेवियर है, सब एक समान होना चाहिए, सब उसे फॉलो करें। और अगर कोई नहीं करता तो वो एंटी नेशनल बन जाता है। हिंदुत्व की सोच इतना ज़्यादा एक्सक्लूडेड फील कराती है लोगों को कि अखंड भारत तो बहुत दूर की बात है। अगर ये सोच एक हद से ज़्यादा डोमिनेट करी अभी के भारत पर, तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और देश के और ज़्यादा टुकड़े हो सकते हैं। अनडिवाइडेड रहने की जगह देश में डिवीजन बढ़ सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों कि अगर हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहेब अम्बेडकर की इंक्लूसिव और सेक्युलर सोच और विचारधारा को प्रमोट किया देश में, तो ना सिर्फ ये मल्टीकल्चरल देश अनडिवाइडेड रह सकता है, बल्कि हम सही मायनों में अखंड भारत भी बना सकते हैं बाकी देशों के साथ मिलकर। एग्जैक्टली ये यूनिफिकेशन पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली किस तरह से पॉसिबल हो सकता है, ये बताने के लिए मुझे एक और वीडियो का समय लगेगा कम से कम। तो अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं इस टॉपिक पर, नीचे कमेंट्स में लिखकर बता दीजिए, मैं वो वीडियो भी फिर बनाऊंगा। पसंद आया, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा जी भाई, तो दैट्स फॉर टुडे रिएक्शन, और ये आपके भाई का रिएक्शन था। इसमें अगर मैं जो मॉडल मुझे पसंद आया, अगर मैं वो मॉडल आपको बताऊं तो वो है यूरोपियन मॉडल। मतलब कि आप तीन जो मुल्क हैं उनको आपस में जो है वो कंबाइन कर सकते हैं इस तरह से कि एक यूनियन बना के, मतलब कि आप साउथ एशियन यूनियन के नाम से कंबाइन कर सकते हैं। और उसमें ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उसके बाद आगे वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनको इकट्ठा करके एक यूनियन बना सकते हैं। और अगर आपका दिल करे कि आपने जो है वो छुट्टी करनी है, लाहौर से इंडोनेशिया डायरेक्ट जा सकते हैं बगैर वीज़ा के। जस्ट आपने एक प्लेन टिकट लिया और आप चले गए, जैसे यूरोप में होता है, EU में, वहाँ पे बॉर्डर्स नहीं हैं। तो इस तरह की जो से आइडिया था, इनको ऊपर बात करनी चाहिए। मतलब 3-4 जो सी गवर्नमेंट्स हैं वो मिलके एक यूनियन बना लें और उसके बाद जो है वो बॉर्डर्स का जो कंसेप्ट है उसको ख़त्म कर दें। पर ये एक ही शर्त पे हो सकता है, जब आप आपस में मिलकर बैठकर बातचीत करेंगे। अगर आप लोग आपस में बैठ कर मिलकर बात करेंगे और इन चीज़ों को करेंगे तो देन जाकर जो है फिर आप कुछ कर सकते हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि आप बैठ के ये कहें कि एक दूसरे में नुक्स निकालें और नुक्स निकालने के बाद आप कहें जी कि वो नीचे हैं हम ऊपर हैं, मतलब कि हम ऊपर हैं या वो नीचे हैं। इस तरह की अगर आप बातें करेंगे तो इस तरह की यूनियन कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। पर यूरोप इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीख चुका है और वो इन सब को सीखने के बाद जो है उसके ऊपर अमल भी काटा। उन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ को ख़त्म करके उन्होंने एक जो है ना यूरोपियन यूनियन एक बना लिया, उसके अंदर जो है वो सब मिल के तरक्की कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ आपको मेरे ख्याल से इन फ्यूचर में भी शायद हो सकती है, पर अभी तो ये कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। तो दैट्स फॉर टुडे रिएक्शन वीडियो। आपको ये रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मज़े की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।